हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और थंबनेल से आपको समझ आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स की एसिडिटी के बारे में। देखिए, हम जब क्लास 6-7 में होते हैं तब हम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं कि क्या एसिड होता है और क्या बेस होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं जिससे ये चीज़ें हमारी और क्लियर होती हैं। तो हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आर्हीनियस कंसेप्ट हमने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो H आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनको हम एसिड कहते हैं, और जो OH आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनको हम बेस कहते हैं। पढ़ा है ये हमने, हम सब ने ये बचपन में पढ़ लिया था। जो H आयन देते हैं सॉल्यूशन में उनको एसिड कहते हैं, और जो OH आयन देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। लेकिन फिर हमने ये देखा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर OH आयन नहीं होता। अगर हमें उनकी एसिडिक या बेसिक नेचर जाननी हो या हमें उनके बारे में जानना हो तो हम तब क्या करेंगे? तो फिर एक और कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो H आयन देता है यानी कि प्रोटॉन देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनर, H आयन डोनर आर एसिड, और जो H आयन एक्सेप्टर होते हैं बेटा उनको हम बेस कहते हैं। तो ये एक हमने पढ़ा कि जो H आयन देंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, सॉल्वेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई H आयन दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने ये एक कंसेप्ट दिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें ना H आयन है ना OH आयन है। उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर को समझने के लिए एक तीसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज लिविस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एसिड। जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर ये थ्योरी दी गई, राइट। तो ये तीनों कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, इनको आप जानते हैं क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड-लॉरी और लेविस, हमने इनका एक क्विक रिवीजन ले लिया। अब जब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं नीट में, जेईई में या आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, तो वहां पर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, राइट। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। सबसे ज्यादा जो हम फोकस करते हैं वो कौन से कंसेप्ट पे फोकस करते हैं? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट पे। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कोई एसिड है, एसिड क्यों कह रही हूं मैं इसे? क्योंकि इसमें H दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो H आयन दे सकता है। तो कोई एसिड है जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई एसिड है जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये अपना H आयन क्या है, इसको डोनेट कर रहा है, तभी तो ये एसिड है। और यहां पर क्या बन जाएगा? A नेगेटिव, और ये H भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये एसिड है क्योंकि इसने H आयन दिया है, और ये बेस है क्योंकि इसने H आयन लिया है। इस एसिड ने H आयन देने के बाद जो बचा, इसके अंदर तो अब H आयन है नहीं, इसको हम इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और ये जो बेस है जिसको H आयन मिला था उसने अब H भी बना दिया। अब ये H आयन दे सकता है क्योंकि इसके पास H आयन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी कंपाउंड की एसिडिटी को देखते हैं तो वहां हम देखते हैं इस कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ को। अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, स्टेबल है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है, तो ये फटाफट जो एसिड है ये H आयन को निकालेगा और अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा और ये कॉन्जुगेट बेस बना देगा। बोलो, ये बात समझ में आती है? ये बात क्लियर है? बनाएगा ये? भाई सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं ना, राइट। तो ये क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल करने के चक्कर में क्या करेगा, H आयन से जान छुड़ा लेगा और बना देगा एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो जितनी आसानी से H आयन देकर और जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है वो एसिड उतना ही अच्छा एसिड होता है, वो कंपाउंड उतना ही अच्छा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई?
एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम निकालें, अगर हम इसको मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, जैसे HCl है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। आपको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आसानी से वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये H आयन आसानी से दे देता है। अब जब ये H आयन दे देगा तो इस H आयन को कौन ले लेगा, ये H2O ले लेगा, बोलो ये H2O ले लेगा, बिकॉज इट इज लेस एसिडिक देन HCl, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इस H आयन को। एक्सेप्ट करके ये क्या बना देगा, ये तो H3O पॉजिटिव बना देगा और ये Cl नेगेटिव हो जाएगा। जब ये Cl नेगेटिव हो जाएगा तो ये एसिड है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। बोलो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये क्लियर हो गया। अब ये क्या है, क्योंकि इसने H आयन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये बेस है यहाँ पे और ये इसका क्या है बच्चे, कॉन्जुगेट एसिड है। ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इज इट क्लियर? तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्या समझा कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है। एसिड और बेस रिएक्ट करके कॉन्जुगेट एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली बनाते हैं और जितनी अच्छी स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। इस तरह से हम देखकर कंपाउंड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब जैसे ये HA, कोई एसिड HA है, ये ब्रेक होगा, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। H आयन निकालेगा और A नेगेटिव ये बेस निकालेगा। बोलो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। और हमें क्या देखना है, इस A नेगेटिव की स्ट्रेंथ देखनी है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Ka लिखूं, Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब मैं, क्योंकि इस एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, तो मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लूँ या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहूँ, एक ही बात है। इसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना ज्यादा Ka होगा, Ka किस चीज पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा H आयन होगा, यानी कि Ka किस पर डिपेंड कर रहा है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। Ka जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात नोट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी pKa, pKa। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, आपने pH तो पढ़ा है ना, P फॉर पोटेंश यानी कि पावर होता है। P जहां भी आ जाए, pKa, pKb, तो जो बेटा ये P है ना, इसका मतलब होता है माइनस लॉग, इसका मतलब होता है माइनस लॉग, इसका मतलब होता है माइनस लॉग, राइट। H है पावर ऑफ H, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H की बात कर रहा है। पावर ऑफ Ka, तो Ka की बात कर रहा है। Kb, तो Kb की बात कर रहा है। Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जब हम बेसिसिटी पढ़ेंगे वहां इसको डिस्कस करेंगे। तो pKa क्या है बेटा, माइनस लॉग Ka। इसका मतलब ये माइनस में है यहाँ पर Ka की वैल्यू। Ka जितना ज्यादा होगा pKa उतना कम होगा। तो कई बार क्या होता है, आपको pKa दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, pKa का ऑर्डर दे रखा होता है और आपको एसिडिक नेचर बताना होता है। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि pKa जितना कम होगा Ka उतना ही ज्यादा होगा, और Ka जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बहुत सारे फैक्टर, केवल एक pKa के बेस पर ही हम एसिडिक नेचर या एसिडिटी के वाले जितने भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उन सारे फैक्टर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। और आपका जो ये एसिडिटी वाला जो टॉपिक है, ये बिल्कुल हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए अब फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं और हमें इन वाले फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में नीचे की तरफ चलते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा हाइड्राइड की बात करूं, ग्रुप 17 के हाइड्राइड की बात करूं अगर, तो आपने पढ़ा है HF है, उसके बाद HCl आता है, उसके बाद HBr आता है, उसके बाद HI आता है। दीज आर ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो तो सेम ही है, लेकिन वो किसके डिफरेंट हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ग्रुप के अंदर,
ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, राइट। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये चीज पता है कि अगर मैं ये एक छोटा सा ढक्कन लूं, इसको अगर मुझे तोड़ना हो तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं ये पूरा एक मार्कर ले रही हूं, अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करना इजी होगा कंपैरेटिव टू इस छोटी सी जो ये कैप है इसको तोड़ना, राइट। जितना छोटा आपका, यानी कि जितना छोटा आपका बॉन्ड होगा, है ना, जितने पास पास होंगे एटम, उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। तो अब क्या हुआ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये आसानी से H आयन दे देगा, और जो जितनी आसानी से H आयन दे देता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो एटॉमिक साइज, क्या फैक्टर लगा यहां पे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, H आयन इजिली, या आप कह सकते हैं कि बॉन्ड इजिली डिसोसिएट्स। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन HBr है, देन HCl है, देन HF है। और अगर हमने बात अभी पीछे क्या किया था, ब्रोंस्टेन लॉरी पढ़ा था, और हमने कहा था कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो भी वीक होता है, ठीक है, ये वाइस वर्सा है, राइट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। अगर एसिड वीक है, अगर एसिड कैसा है, वीक है, तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, इसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया, एसिडिटी आपको पता चल गई, अब आपसे पूछ लिया कि आपको ग्रुप के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है ना, किसकी, आपको दे रखा है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर कर रहा है, तो आप इस पर H लगाकर देख लोगे बेटा, यहाँ पर HH ऐड कर दोगे, आपको ये पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना I नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, तो वो क्या है, वो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। इट मीन्स ये वीक है, ये वीक है, वीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। क्लियर हो गया, ये पहला फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप कंपेयर किया, ये हमने ग्रुप कंपेयर किया 17 के हाइड्राइड्स को हमने कंपेयर किया। 16 के हाइड्राइड्स देखते हैं। 16 ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, ये होता है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब इनके हाइड्राइड अगर हम बनाएंगे तो ये H2O बनेगा, ये H2S है, ये H2SC है, और ये H2TE है। इन पे अगर हम बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, यहां भी वही फैक्टर लगेगा, नीचे की तरफ जा रहे हो तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वीक हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। इट मींस H2TE एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू H2SC, कंपेयर टू H2S, कंपेयर टू H2O। अगर केवल H2O और H2S आपसे के साथ कंपेयर कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आपको क्या कहना है कि H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। व्हाई? बिकॉज bond length of H2S is greater than H2O, bond energy of H2S is less than H2O, तो ये इजीली हाइड्रोजन आयन दे देगा, इसीलिए ये अच्छा एसिड होगा, इसीलिए ये अच्छा एसिड होगा, राइट। इसके बेसिक स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये आप अपने आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, राइट। अब अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर, ये हमने बात करी जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तब अभी हम पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या फैक्टर वहां रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए। देखिए, हॉरिजेंटल रोज में जब जा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट,
तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बॉन्ड एनर्जी लगभग सेम रहेगी, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल के अंदर एंटर करते हैं, तो साइज पर इतना फर्क नहीं होता है, थोड़ी सी कम हो जाता है साइज। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो यहाँ पर लगभग सेम है। तो क्या चीज यहाँ पर, क्या फैक्टर यहाँ पर अप्लाई होगा? यहाँ पर अप्लाई होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जो एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। देखो, तो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर कौन हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ डोमिनेंट फैक्टर कौन हुआ? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। बोलो, ये बात समझ में आती है? तो पीरियोडिक टेबल में जब आप निकाल रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो आपको वहां पर क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड एलिमेंट है, और अगर आप ग्रुप में देख रहे हो तो वहां पर एटॉमिक साइज को देखना है। राइट, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपने लिया कार्बन, हम ले रहे हैं जो आपका सेकंड पीरियड है उसको ले रहे हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और गलत ले लिया, कार्बन है, नाइट्रोजन है, थोड़ा दूर लिखेंगे, ऑक्सीजन है यहाँ पे 8, और यहाँ पर फ्लोरीन है। इनके हाइड्राइड बनाते हैं तो इसका होगा CH4 हाइड्राइड, इसका होता है अमोनिया, और इसका होता है वाटर, और इसका होता है HF। अब यहाँ पर एसिडिक नेचर पूछ रहा है, इनका एसिडिक नेचर कंपेयर करा रहा है। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डोमिनेंट फैक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर चेक करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और देन कार्बन। राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर भी बेटा इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HF होगा, देन H2O, देन अमोनिया, देन CH4। राइट, तो ये फैक्टर आपने देख लिया। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो बॉन्ड है ये मोर पोलराइज्ड है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्डेड एटम की, भाई हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में सेम है, हाइड्रोजन तो सब जगह सेम है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, बॉन्ड उतना ही टूटना आसान होगा, आसानी से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को दे देगा, इसीलिए अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। तीसरा फैक्टर देखते हैं अब। थर्ड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। ये फैक्टर हमें कब लगाना है? ये फैक्टर हमें तब लगाना है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, जब हम कार्बन वाले कंपाउंड्स देख रहे हैं, वहां पर हम ये फैक्टर लगाएंगे। देखिए, इसमें क्या याद रखना है कि अगर S कैरेक्टर इंक्रीज होता है, S कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है ना? अगर S कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो एसिडिटी या एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ये फैक्टर आपको याद रखना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन वाला कब लगाना है? जब आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो, जब आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो। देखिए, sp sp2 sp3 परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है इसके अंदर? 33.33%। यहाँ कितना है? 25%। यानी कि जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिव टू sp2 और कंपैरेटिव टू sp3। तो अगर मैं यहां पे लूं, इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां देख रहे हो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस कार्बन का sp2 है, इस कार्बन का क्या है? sp3 है। तो एसिडिक नेचर ये हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है? क्योंकि sp में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसीलिए एल्काइन इज मोर एसिडिक कंपैरेटिव टू एल्कीन और एल्केन। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं इसके बेस की स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पे क्या बेस बनेगा? ये H आयन दे देगा तो ये बनेगा, ये अगर H आयन निकाल देगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये H आयन निकाल देगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और जितना ज्यादा एसिडिक होगा कोई कंपाउंड, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। राइट, ये क्लियर हो गया? तो ये तीन फैक्टर अभी हमने डिसाइड किया, अभी और भी फैक्टर हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। राइट, नेक्स्ट
और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। ये वाला फैक्टर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या याद रखेंगे, अगर प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड माइनस आई एंड माइनस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जहां पर माइनस आई और माइनस एम ग्रुप जुड़े होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और अगर प्लस एम और प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। तो अब आपको माइनस आई और माइनस एम, प्लस आई और प्लस एम ग्रुप की पहचान करनी आनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट करते हैं, तो जब हम एल्कोहल के एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं, जब हम एसिड के एसिडिक नेचर की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हम ये वाले फैक्टर यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, सिंपल सी एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर मेरे पास एल्कोहल है और मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों? ठीक है, एक मेरे पास अल्कोहल है और एक मेरे पास है। हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम वो सारे डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन से फैक्टर से उनके आंसर्स निकलेंगे हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर एक अल्कोहल है और एक एसिड है तो वहां पर हम कैसे कंपेयर करेंगे। देखो जो अल्कोहल होता है वो ROH होता है, फंक्शनल ग्रुप इसका मतलब और ये जनरल फॉर्मूला, और ये RCOOH, राइट। यहाँ पर क्या होता है, ROH H देने पर क्या बनाएगा, RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और ये बनाएगा बेटा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो जो एल्कोक्साइड आयन होता है इसमें कोई भी रिजोनेंस नहीं होता, लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, 2RS बनते हैं इन दिस केस। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि रिजोनेंस जहां पर होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और हमने ये कहा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसका जो बेस बन रहा है दैट इज स्टेबल, ठीक है। हमें ये देखना होगा, अब हम याद करो ब्रॉन्स्टन लॉरी में मैंने क्या बताया था कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो आसानी से एक स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बेस की स्ट्रेंथ देखनी। तो आप क्या करें, आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, आप उसमें से H आयन निकाल दो, और फिर ये देखो H आयन निकालने के बाद जो आपके पास बेस आ रहा है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो स्टेबल है। तो यहाँ पर रिजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर रिजोनेंस नहीं है, दैट्स वाई एसिड आर मोर एसिडिक इन नेचर कंपैरेटिव टू एल्कोहल। तो एल्कोहल के कंपैरिजन में जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इस RCOOH के डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करूंगी, और उन क्वेश्चंस में हम कौन से फैक्टर को देखेंगे, हम चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के फैक्टर को, मीजोमेरिक इफेक्ट के फैक्टर को। देखिए अगर इस एसिड के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3COOH है, फिर मेरे पास यहाँ पर है फिर मेरे पास तीसरा एक एसिड है, राइट। ये मेरे पास 3 एसिड हैं। तो अब आप सोचकर बताइए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो -I ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ पर जो F है दैट इज -I ग्रुप, Cl है -I ग्रुप, यहाँ पर कोई भी -I ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब हम मैं इन दोनों के स्ट्रेंथ की बात करूं तो I की जो फ्लोरीन है उसका -I ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू Cl। तो एसिडिक नेचर क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी एसिडिक नेचर। तो जैसे जैसे आप I नेगेटिव वाला ग्रुप लगाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये क्लियर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब आप एक और देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो -I इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या हमारा बना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल हमने ये देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एसिड है और एक एसिड ये है,
और इनके हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सारे जो माइनस आई ग्रुप हैं वो Cl हैं, लेकिन नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप है, यहाँ दो माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर तीन माइनस आई ग्रुप हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो दिस विल बी द ऑर्डर, दिस विल बी द ऑर्डर। क्लियर है, करेक्ट है, समझ में आ गया ये। तो CCl3COOH, जो CCl3COOH इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CCl3COOH जो है बेटा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इन सब में। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ये नोट कर लो, स्टार लगा लो, कि ये H3PO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन H3PO4। ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 माइनस आई ग्रुप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, CH3CH2COOH, CH2Cl CH2COOH, अगला है आपका CH3CHCOOH। इन तीनों एसिड की हमें क्या करनी है, स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। देखो माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सेम माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबर भी सेम है। क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर पोजीशन का डिफरेंस है। माइनस आई ग्रुप जितना COOH के पास पहुंचेगा, जितना उसके पास प्रेजेंट होगा, उतना ही एसिडिक नेचर को अफेक्ट करेगा, उतना ही एसिडिक नेचर को अफेक्ट करेगा। होता क्या है, देखो बेटा एक चीज आपको यहां पे बताते हैं, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है, जितना पास जुड़ा होता है उतना ही ये इस ग्रुप को अफेक्ट करता है, इस कॉन्जुगेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जितना पास होगा, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो दूर होता जाता है माइनस आई ग्रुप, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है। तो जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम, और इसके अंदर तो माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। एक प्लस आई का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे, हम एक प्लस आई का एग्जाम्पल भी देखते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, ये हमारा एसिटिक एसिड हुआ, ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब आपको इनमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस है, एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पर किसका डिफरेंस है, एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, केवल COOH है। यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप हैं, और यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, ये प्लस आई ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, प्लस आई ग्रुप होते हैं। जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, प्लस आई ग्रुप आकर लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऑर्डर विल बी दिस, ऑर्डर विल बी दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है कि जो CF3 है ये माइनस, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है कंपैरेटिव टू NO2। NO2 इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई कंपैरेटिव टू CN। CN इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई कंपैरेटिव टू फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, एंड देन फिनाइल ग्रुप। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एसिड्स की, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, ये इस तरह से कॉन्जुगेट बेस बना देगा, ये यहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
यहाँ पर इस रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और वो कॉन्जुगेशन आराम से चलता रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, इसीलिए ये क्या होगा, अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे। देखिए ये एक एसिड है और इसके पैरा पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये एक और एसिड है और एक ये तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें पैरा पर NO2 जुड़ा हुआ है। चलिए इनमें हम एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं। बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए ये सारे बेंजोइक एसिड हैं, ये क्लियर है, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है, बेंजोइक एसिड में ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 लगा दिया वहां पे, OCH3 ग्रुप लगा दिया वहां पे। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेज रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसके स्टेबलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे जो NO2 है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, क्योंकि ये इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ये -I हो गया, ये +I हो गया। -I क्या करता है, बढ़ाता है, ये ज्यादा बड़ा एसिड होगा। इस पर ये +I है, इसकी एसिडिटी इससे कम होगी, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आना चाहिए, दिस विल बी द ऑर्डर। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को क्या कर देते हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रुप अभी तो पैरा पर प्रेजेंट थे, लेकिन अगर ये ऑर्थो पर प्रेजेंट हो तब क्या होगा, बोलो। ये वाले एग्जाम्पल यहाँ तक समझ में आ गए। अब एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल आपको कराती हूँ। अब एक बढ़िया वाली बात करते हैं, उस बात को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, हम उसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है ये ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस या फिर ऑर्थो इफेक्ट। देखो यहां पर क्या होगा, और पहले मोटी मोटी बात ये याद रखो कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर ऑर्थो पर कुछ भी प्रेजेंट है दोनों में से, तो वो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, कंपेयर, ये बात समझ में आ गई। इस तरह अगर क्या याद रखना है ऑर्थो इफेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पर, तो वो एसिडिटी को बढ़ा देगा, एसिडिक नेचर जो होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तो मेन बात थी, लेकिन ऐसा होता क्यों है हम उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, मान लो यहां पर CH3 प्रेजेंट है। CH3 क्या है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको तो इसकी एसिडिक नेचर को क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन जब ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी प्रेजेंट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, यहाँ पर रिपल्शन होता है। बेटा जहाँ भी ये वर्ड आ जाए स्टेरिक, अभी यहाँ पे स्टेरिक वर्ड बोला ना मैंने, स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस, जहाँ भी स्टेरिक वर्ड आ जाए, स्टेरिक का मतलब बल्कीनेस आ जाए, क्राउडीनेस आ जाए, भीड़ भाड़ आ जाए, भीड़ भाड़ से बचने की हर एक आदमी कोशिश करता है, तो भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करता है, तो अपने आप को उस भीड़ भाड़ से अलग करने की कोशिश करता है। भीड़ से अलग करने की कोशिश करेगा तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, अपने प्लेन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये अपने प्लेन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, और आपने क्या पढ़ा है, रिजोनेंस कब होता है, रिजोनेंस कब होता है, जब प्लेनैरिटी होती है कंपाउंड के अंदर, जब प्लेनैरिटी होती है, जब एक ही प्लेन में सारे होंगे तभी तो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रिजोनेंस में रहेंगे। अब ये जब एक ही प्लेन में सारे प्रेजेंट थे तो ये क्या था, इसके साथ रिजोनेंस में था, रिंग के साथ। लेकिन जब ये रोटेट कर गया, जब ये रोटेट कर गया, इसका प्लेन चेंज हो गया, तो अब
इसके साथ ये रिजोनेंस में नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हो। ये अपना रिजोनेंस लेकर अपने रिजोनेंस के साथ खुश है, सेटिस्फाइड है और कैसा है, एसिडिक है नेचर में। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं इसकी एसिडिटी एक बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर करूं तो इट विल बी मोर एसिडिक, बिकॉज ये वाला तो भाई जब इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है ये रिंग, तो ये तो अपनी एसिडिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये अपनी एसिडिटी को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बराबर में कोई भी रहे, कुछ भी, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आए या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आए, क्योंकि ये इससे क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये अपना अलग हो चुका है, प्लेनैरिटी को चेंज कर चुका है। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया ऑर्थो इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन रिजोनेंस, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये हमने ऑर्थो इफेक्ट की बात करी। एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? चलिए इस पर एक करते हैं हम क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये दे रखा है COOH बेंजोइक एसिड है, ठीक है, NO2 एक बार आपके पास ऑर्थो में लगा हुआ है, एक बार आपके पास NO2 मेटा में लगा हुआ है और एक बार NO2 आपके पास पैरा में लगा हुआ है, ठीक है। देखो एक बात का ध्यान रखो, ऑर्थो इफेक्ट अगर हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट अगर वहां पर है, प्लेनैरिटी अगर चेंज हो गई है, रिंग से उसका कोई नाता नहीं रहा, तो वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छी एसिडिक नेचर को शो करेगा। देखो जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ोगे, फ़ोन में इधर उधर दोस्तों में ज़्यादा नहीं लगोगे, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% होता है ऐसा, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उतने आपकी चांसेस कम हो जाते हैं, जितना कम डिस्ट्रैक्शन उतना आपका फोकस ज़्यादा होता है, ये तो फैक्ट है बेटा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रैक्शन कम हो गया तो इसका फोकस ज़्यादा है, किस चीज़ में फोकस ज़्यादा है, अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फोकस ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक बार ऑर्थो में जुड़ा है, एक बार मेटा में जुड़ा है, एक बार पैरा में जुड़ा है, राइट ये बात तो समझ में आ गई। तो ऑर्थो वाला तो हमेशा ही विन करेगा, ऑर्थो वाला तो हमेशा ही विन करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हम ये ग्रुप लगाते हैं ये एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं, भाई चाहे पॉजिटिव में इफेक्ट करें या नेगेटिव में इफेक्ट करें, और ये जो ऑर्थो पर प्रेजेंट होता है और इस पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, आप ऐसे सोचो, और ये अच्छे से फोकस करता है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी ऑर्थो वाले की। अब कंपेयर कहाँ करना है, मेटा पर और पैरा पर करना है। तो मेटा और पैरा की अगर मैं बात करूँ तो मेटा पर -I इफेक्ट लगा रहा है ये, ठीक है, मेटा पर क्या लगा रहा है ये, -I इफेक्ट लगा रहा है। और अगर मैं बात करूं पैरा की तो यहाँ पर -I और -M दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, -I और -M दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। तो दोनों इफेक्ट लगने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको मैं B बोलूँ और इसको मैं C बोलूँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, A की सबसे ज़्यादा, देन C और देन B। बोलो बात समझ में आती है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 4 अल्कोहल लिखे हैं, ये आपका हो गया CH3OH, ये हो गया आपका CH3CH2COH, ये हो गया आपका CH3CH3CHOH और ये हो गया आपका CH3 का होल थ्राइस COH। अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ तो कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, +I ग्रुप होते हैं, जो कि एसिडिक नेचर को क्या कर देते हैं बेटा, एसिडिक नेचर को घटा देते हैं। ये हमने पढ़ा है, +I ग्रुप एसिडिक नेचर को घटा देंगे। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले इसमें से +I ग्रुप को देख लिया, +I ग्रुप सबसे ज़्यादा तो ये सबसे कम एसिडिक होगा और आपका ये आंसर आ गया। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, देखो अगर मैं इस लास्ट वाले की बात करूं, 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं, यहाँ पर ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, इधर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो बेटा रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
और आपसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछता है कि रीज़न क्या है इसके पीछे। रीज़न बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अब ये जब यहाँ पर पहले ही इतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर नहीं जाएगा। भाई देखो हाइड्रोजन क्या करता है, जब हाइड्रोजन निकलता है तो एज एच पॉजिटिव निकलता है, एच पॉजिटिव निकलता है तो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर जाता है। ये क्यों देकर जाएगा जब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड वीक नहीं होता, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन डू नॉट शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वीक होने के कंपैरिजन में। वीक नहीं होता, क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड टूटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होता है। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के हेल्प से। दूसरा एक और अप्रोच होती है सॉल्वेशन अप्रोच। देखो ये तो हमने प्लस आई के बेस पर समझाया कि प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा बढ़ता चला गया एसिडिक नेचर घटती चली गई। एक होगा सॉल्वेशन अप्रोच। सॉल्वेशन अप्रोच में देखो जब आयन बनेगा यहाँ पर जो आयन बना वो ये बना, इस दिस केस मैं एक्सट्रीम दोनों ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आयन बना ये बना इन दिस केस। अब इसका जब आप सॉल्वेशन कराओगे, जब इस पे सॉल्वेशन होने कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा तो जितना एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन है ना, जितने छोटे होंगे, ठीक है, उनका सॉल्वेशन उतना ही आसान होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये अप्रोच समझ में आ रही है, उनका सॉल्वेशन उतना ही आसान होगा। तो इसका सॉल्वेशन ईजी होगा, इसका सॉल्वेशन क्या होगा, ईजी होगा। इसका मुश्किल होगा ड्यू टू बल्की नेचर। तो ये वाला जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में। तो आप प्लस आई इफेक्ट से भी समझा सकते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट से भी समझा सकते हैं। तो जब हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम फिनॉल को तो नहीं छोड़ सकते, राइट। जब हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो फिनॉल भी आएगा ही। तो पहले हम सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल और इथेनॉल और इन दोनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर कराया जाए, इन दोनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर कराया जाए तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंपल एल्कोहल इथेनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा एसिड होगा, या फिनॉल? तो इसका आंसर आप कहते हो कि फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है जो रिजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं होता। बट इन दिस केस ये आयन बनता है, ठीक है, ये आयन बनता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन और दिस इज रिजोनेंस स्टेबलाइज। 5 RS होते हैं, इसकी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। आई होप आपको बनानी आती होंगी, अगर नहीं बनानी आती तो रिजोनेंस वाली आपके लिए एक वीडियो आएगी, आप उसमें समझ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, दैट्स वाई इट इज़ मोर एसिडिक। ये एक और फैक्टर आपको ध्यान रखना है, रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर, इस फैक्टर को भी याद रखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हमने अब तक पढ़ लिए, एक बार जरा रिवाइज करके बताएं। देखो पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने कहा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं उस एटम की जो कि हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, फिर हमने कहा प्लस आई और प्लस एम ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, माइनस आई और माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। फिर हमने एक ऑर्थो इफेक्ट की बात करी, या आप उसको SIR इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि जितनी ज़्यादा रिजोनेंस होगा किसी कंपाउंड के अंदर, कोई भी जो हमारा बेस बनेगा वो अगर रिजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो कंपाउंड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है। तो ये हमने बात करी इथेनॉल और फिनॉल की। अब अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करें, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की अगर हम बात करें तो ये हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आएगा तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पर लगेंगे तो दैट इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड,
ये हम किससे समझते हैं? रेजोनेंस से समझते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप ऑर्थो पर और पैरा पर लगेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहीं से ये इलेक्ट्रॉन को जब ये खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसकी एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। तो ऑर्थो पैरा पर मोर प्रोनाउंस होता है ये इफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक फिनॉल लिया और एक मैंने क्या किया, पैरा पर लगाया CH3। अब आपको पता है CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो, CH3 लग जाए यहाँ पर OCH3 लग जाए, है ना, एनिसॉल की तरह, है ना। तो ये सब, ये क्या है? इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया? एक Cl लिया है, ओके। एक और एग्जाम्पल, Cl लगाया हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमने NO2 लगाया मेटा पर, और यहाँ पर हमने पैरा पर NO2 लगाया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। डिफरेंस क्या है? ये पैरा पर है, -I और -M दोनों लगा रहा है। ये मेटा पर है, केवल -I लगा रहा है, और ये भी क्या लगा रहा है? मेटा पर है, -I लगा रहा है, ठीक है। अब ये -I और -M लगा रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा एसिडिटी को और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ, इसको C कहूँ, तो C की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, दोनों ही मेटा पर प्रेजेंट है, पोजीशन सेम है, दोनों में ही -I है, तो किसका -I ज्यादा होता है? मैंने अभी आपको पीछे एक सीरीज लिखवाई थी -I ग्रुप की, और मैंने उसमें आपको बताया था कि CF3 का सबसे ज्यादा होता है, देन CN का होता है, देन NO2 का होता है, और हेलोजेंस बाद में आते हैं। तो NO2 का -I ज्यादा होता है, तो B एंड देन A। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट। बोलो, ये क्लियर हो गया। अब अगर एक कंपाउंड बड़ा ही प्यारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तीनों जगह NO2 आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, और अगर मैं इसके pKa की बात करूं, दैट इज 0.3। इसका pKa 0.3 है, बहुत कम pKa होता है, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। इन सब से पहले ये आएगा पिक्रिक एसिड। देखो, ये फिनॉल था, एक अल्कोहल था, एरोमेटिक अल्कोहल था, लेकिन 3 जगह NO2 आने के बाद इसको हम एसिड कहने लग गए। एसिड कहने लग गए तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहने लग गए। तो पिक्रिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो आप एक ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब अगले फैक्टर की बात करते हैं। चलिए अब एक और फैक्टर देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कीटोन्स, है ना, उनकी बात करते हैं। देखो, मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है और एक ये है। अगर मैं इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं, इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहां पर जो ये ग्रुप है दैट इज CH2 ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन क्यों कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन? क्योंकि जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगी बच्चा, तो ये बनाएगा एक एनायन। ये एनायन ये ऐसे रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, या फिर ये ऐसे रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये जो ग्रुप है दैट इज -M ग्रुप, ये जो ग्रुप है दैट इज -M ग्रुप। तो जब कोई मिथाइलिन दोनों तरफ -M ग्रुप से जुड़ी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है नेचर में। इसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो ये कई बार आपसे कहीं पूछ लेता है क्वेश्चंस को, तो आप एक चीज़ ये फैक्टर भी ध्यान रखेंगे। तो अगर इस तरह से कंपेयर कर रहा होगा, तो यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से इट इज़ मोर एसिडिक। यहाँ पर कोई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर एक बेस बनेगा जो एक तरफ से यहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट। क्लियर है ये बात? तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को
समझ सकते हैं। तो ये एक्टिव मिथाइलिन वाला फैक्टर याद रखेंगे। अब मैं आपसे एक और फैक्टर डिस्कस करूंगी, दैट इज एरोमेटिसिटी। अब मुझे याद नहीं कि हम कितने फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, ये शायद हमारा 6th या 7th फैक्टर होगा, है ना। एरोमेटिसिटी की हम बात करते हैं। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी है। देखो, जब आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करते हो, चाहे वो बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो या किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो फैक्टर याद रखना होता है वो उसका एरोमेटिक नेचर भी याद रखना होता है। तो एरोमेटिसिटी हम देखते हैं। तो एरोमेटिसिटी की हेल्प से हम कैसे एसिडिक नेचर को बताएंगे। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है और मुझसे ये कहा गया कि मुझे इसका एसिडिक नेचर बताना है, और इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे हम इस कंपाउंड के साथ। यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये साइक्लोपेंटाडाइन है, ये ट्रोपाइलियम है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगी, जब ये एसिड बनाएगा तो हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा तो एक बेस बनाएगा, ये बेस बनेगा। इस केस में भी देखेंगे, आपको क्या करना है, हमेशा पहले उसमें से एच आयन निकाल लो और जो ग्रुप बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यस, दिस इज एरोमेटिक। देखो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। तो एच आयन निकलने पर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, तो ये एक अच्छा एसिड है। अब मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रहा है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक होते हैं, देन एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको एरोमेटिसिटी के हिसाब से भी स्टेबलाइजेशन कराना है, वहाँ पे रिजोनेंस के हिसाब से भी स्टेबिलिटी देखनी है, राइट। अभी तक हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं उन सबको ध्यान में रखकर एक ऑर्डर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी यहाँ अप्लाई होंगी। आप इस ऑर्डर को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लें, एक बार पढ़ लें, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिखा है HSBF6, ठीक है। ये एक सुपर एसिड है, ये एक सुपर एसिड है। अगर ये आपको दे रखा है इट इज़ एन इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये एक कैसा एसिड है, सुपर एसिड है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे से ऑप्शन दे रखा है और ऑप्शन में ये भी है तो इसको आप टिक करेंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि जो SBF6 नेगेटिव है वो वीकेस्ट बेस होता है, राइट। उसके बाद RSO3H, ठीक है, ये जो सल्फोनिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 3 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल और इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब आप पूछोगे यहाँ 5 बन रही है मैम, यहाँ पर 2 बन रही है, फिर भी इसको ज़्यादा एसिडिक कह रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इक्विवेलेंट रिजोनेंस। देखिए यहाँ पे जो बनता है ये दोनों ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रिजोनेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं, इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रिजोनेंस जहाँ पर भी आ रहा है, राइट, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव टू मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है लेकिन इक्विवेलेंट है, दैट्स वाई इट इज मोर एसिडिक। उसके बाद आपको ही पता है फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, यहाँ पर कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। अच्छा, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो एल्कोहल है उससे कम एसिडिटी होती है एल्कोहल की, और ये आपको पता है कि 1 डिग्री की एसिडिटी ज़्यादा है, 2 डिग्री की उससे कम और 3 डिग्री की उससे कम। उसके बाद आपका आता है कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप आर लेस एसिडिक। उसके बाद आएगा आपका एल्काइन
एल्काइन ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp इज मोर एसिडिक कंपैरेटिव टू sp2 एंड sp3। ठीक है, उसके बाद आता है अमोनिया, उसके बाद आता है आपका डबल बॉन्ड और उसके बाद आता है आपका सिंगल बॉन्ड। ये एक सिंपल सा ट्रेंड है जिससे आप गो थ्रू हो जाइए, एक बार आप देख लीजिए इसको, है ना, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि इस अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो आप इजीली कर सको और आपका टाइम सेव हो सके। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे एसिडिक नेचर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन से उनको समझा, और मुझे लगता है कि हमने एसिडिक नेचर के काफ़ी सारे नीट के लेवल के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं यहाँ पे। अगर नीट लेवल पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो आप इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।